आप सभी का स्वागत है और ये काफ़ी अच्छा कदम है ऑर्गेनिक एक्सपो के लिए भी। और यहाँ के इंदौर के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, या पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स हैं, या पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्योंकि हम लोग वापस, यदि आप देखोगे तो हम लोग वापस अपने पुराने स्थान पर पहुँच रहे हैं। कैसे पहुंच रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं, गाय की बात कर रहे हैं, कभी गोबर की बात करते हैं, कभी इको फ्रेंडली हाउस की बात करते हैं। इको फ्रेंडली हाउस, अभी मैंने एक रिसेंटली एक पेपर में देखा था कि इटली में इको फ्रेंडली हाउस बना है। कैसे बना है? सब वो घास के तिनकों से बना है और लकड़ियों से बना है, बांस से बना है, गोबर से बना हुआ है। इसका अर्थ है कि इटली ने उसको एक्सेप्ट किया तो यहाँ के समाचारों ने प्रमुखता दी। लेकिन ये सब चीज़ें तो हमारे यहाँ बरसों से, वेदों से चली आ रही है, जिसमें इन सब चीज़ों का यूज़ किया गया है। हम लोग आयुर्वेद की खूब बात करते हैं कि आयुर्वेद आयुर्वेद आयुर्वेद। आपको मालूम है कि आयुर्वेद जो है सबसे ज़्यादा आज की तारीख में कंजम्पशन कौन कर रहा है? आयुर्वेद का सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है वो है यूएसए। जो भी आयुर्वेदिक बनता है प्रोडक्ट, उसका 41% यूएसए करता है। सेकंड नंबर आता है यूरोप का, वो 20% करता है। फिर चाइना का आता है 13%, और भारत का जो है 2.5%। हम लोग, हमारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, हमारे आयुर्वेद में जो कुछ भी लिखा हुआ है हर्बल मेडिसिन्स के ऊपर, प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर, हम लोगों ने कभी उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। वो उसका कारण एक मात्र है, वो ये है कि हम लोग कभी पूंजीपति या पूंजीवादी दृष्टिकोण हम लोगों ने नहीं अपनाया है। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि हमारे कर्म से हमें पैसा मिले। उसका कारण क्या हुआ कि हम लोगों ने कभी किसी चीज़ का पेटेंट नहीं करवाया। हम लोग 1947 में आज़ाद हुए और हमारा जो आईपीआर पॉलिसी है, जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी, आईपीआर, ये आईपीआर पॉलिसी 12th में 2016 को अप्रूव हुआ। मतलब आज़ादी से 47 में आज़ाद हुए, 2016 लग गए हमें हमारी नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी लाने में। वो इसलिए कि हम लोगों ने कभी हमारे जो शास्त्र हैं उनका कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। विदेशी लोग आए, यहाँ से हमारा धन भी लूट कर ले गए और हमारा शास्त्र भी ले गए, और वहाँ आकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। आज यदि ग्लोब को सबसे ज़्यादा आयुर्वेद एक्सपोर्ट कर रहा है तो भारत नहीं कर रहा है, चाइना कर रहा है। चाइना क्यों कर रहा है? उसके पीछे भी यदि हम एक्सपोर्ट की बातें कर रहे हैं तो चाइना 1989 के पहले तो चाइना का एक्सपोर्ट में इतना कंट्रीब्यूशन भी नहीं था। भारत जो है इसका, यदि हम विक्रमादित्य के टाइम देखेंगे तो भारत का जो एक्सपोर्ट में जो योगदान था पूरे विश्व के हिसाब से तो 27% योगदान था। आज हमारा योगदान 2% है। यानी हमने ये ग्रोथ करी है कि अवनति हुई है हमारी, 27% से 2% पे आ गए हम। तो इसको कैसे गैप को फील करना है, इसके लिए हमें एक रूरल बेस्ड, एग्रो बेस्ड, हमारे खुद के जो प्रोडक्ट हैं उस पर आधारित। अभी कोविड हुआ तो आप जानते हैं कि हम लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा वातावरण, हम लोग इतने प्रभावित नहीं हुए कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज़, क्योंकि हम लोग मसाले बहुत यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ हल्दी रोज़ खाई जाती है, सुबह शाम खाई जाती है, घाव पर भी लगाई जाती है, दूध में भी ली जाती है। तो हमारे कुछ मैन्युफैक्चरर ने हल्दी की टैबलेट्स बनाई। हल्दी जो है 60 रुपये किलो मिलती है, लेकिन हल्दी की जो टैबलेट है वो 9 रुपये की 500 मिलीग्राम। आप सोचिए 1 ग्राम का भी आधा, 500 मिलीग्राम 9 रुपये की बेची गई है। हम लोग हमारा दातुन फेंक देते हैं, दातुन का भी पैकिंग करके बिक जाता है। तो देखा जाए तो हम लोग यदि हमारी जड़ पर रहें, आज हमारे पास क्या है, हमको किसी की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम स्वयं बहुत सारे मामलों में आत्मनिर्भर हैं। कैसे आत्मनिर्भर हैं कि हमारी खुद की पॉपुलेशन 136 करोड़ है,
हम सबको फूड लगता है, हम सबको कपड़ा लगता है, हम सबको एंटरटेनमेंट लगता है। और ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जिस प्रकार से जा रही है, यदि हम हमारे स्वरूप की ओर जाएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग पूरे ग्लोब पे फिर से राज कर सकते हैं। अभी साउथ कोरिया के जो बच्चे हैं, मान लीजिए आप 16 to 17 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने खुद ने अपने रॉक बैंड बना के करोड़ों रुपया कमाया है। उनके टिकट्स जो हैं 66 मतलब क्या बोलना चाहिए कि विदिन 1 मिनट मिलियंस में टिकट्स सोल्ड हुई है। तो ये सब प्रोफेशनलिज्म, हम लोग क्या है प्रोफेशनलिज्म की तरफ नहीं जाते हैं, और इसके लिए हमें अपने आप को बहुत तैयार करने की ज़रूरत है मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से। और वो कैसे होगा? कभी स्पून फीडिंग के बारे में नहीं सोचना कि हमें हर चीज़ स्पून फीडिंग के रूप में मिले कि साहब ये भी मिल जाए, सरकार हमें पहले तो प्रोडक्ट बता दे, फिर कहाँ बेचना है ये बता दे, फिर कैसे बेचना है ये बता दे, फिर एक्सपोर्ट कैसे करना है ये बता दे, फिर हमको सब्सिडी दे दे, फिर हमको मशीन दे दे। आप हमारे भारत के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनका यदि हिस्ट्री देखेंगे सारे बिग हाउस का, ये लोग बहुत छोटे लेवल से ग्रो किए हैं। मतलब आज हीरो होंडा की बात हो रही है, लेकिन हीरो होंडा के जो पुरखे हैं वो तो पेशावर में 1942 में साइकिल पार्ट्स की ट्रेडिंग करते थे। साइकिल पार्ट्स की ट्रेडिंग के बाद साइकिल बनाया 1951 से 56, उसमें साइकिल बनाने का भी लाइसेंस लेना पड़ता था। आज लाइसेंस सिर्फ कुछ चीज़ों का लेना पड़ता है, सिर्फ 6 से 7 प्रोडक्ट है जिनका लाइसेंस लेना पड़ता है, अब कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ये स्लाइड बढ़ाइए। ये हमारी इंडियन इकोनॉमी है। इसमें आप देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है। मैं बचपन में था तब से मैं पढ़ रहा हूँ कि 70% जनसंख्या कृषि में करती है, लेकिन उसकी इनकम देखिए 15 से 16% है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 31% है, और जो सर्विस सेक्टर है, जो कि सर्विस और ट्रेडिंग, इसकी 54% है। अब इसका असंतुलन देखिए, कृषि से क्षेत्र की ये प्रॉब्लम है कि इसमें यदि कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमा रहा है तो उस पर जो डिपेंडेंट मेंबर है वो 10 हैं, और कोई सर्विस सेक्टर वाला 2 लाख रुपये कमा रहा है पर मंथ, उस पर डिपेंडेंट मेंबर 3 लोग हैं। तो असंतुलन तो होगा ही ना। जब आप किसी IT सिटी में, हम लोग IT सिटी में ट्रेवल करने जाते हैं तो वहाँ ऑटो वालों को यदि 78 रुपीज़ का बिल बनता है, हम उसको 100 रुपये देते हैं, तो वो सोचता है कि ये सर 22 रुपये तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि IT वाले बहुत सारे लोगों को 22 रुपये छोड़ देते हैं। तो ये इतना बड़ा, किसी के पास भयानक पैसा है, किसी के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। ये असमानता जो है, इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, और ये तभी होगा जब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, हमारा खुद का ज्ञान, और हमारे जो लोग हैं, हमारा खुद का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। हम कोई सी भी इंडस्ट्री डालें, सक्सेसफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखो भारत की जो पोजीशन है पूरे वर्ल्ड के मामले में, मैं किसी एशिया की या इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ग्लोब के मामले में हम नंबर 1 हैं। कॉटन में, मिल्क में, मसालों में, मैंगो, पपीता, नींबू, चना, दालों में, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं वर्ल्ड में चावल में, गेहूं में, प्याज में, गोभी में, आलू में, टमाटर में, गन्ने में, पीनट में, ब्लैक पेपर में हैं, मैन मेड फाइबर्स में हैं, जूट और सिल्क में हैं, फिश, एक्वाकल्चर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन है। यदि हम इन प्रोडक्ट्स में किसी को भी पकड़ के उसका मैन्युफैक्चरिंग करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अभी ये मंशा है कि किसान यदि खेत में गेहूं उगा रहा है तो उसके वहीं पर उसका प्रोसेसिंग प्लांट हो, वहीं पर ग्रेडिंग प्लांट हो, वहीं पर सॉर्टिंग प्लांट हो। टमाटर उगा रहा है तो वहीं उसका टमाटर केचप, टमाटर सॉस बना दे। फ्रूट्स ग्रो कर रहा है तो वहीं पर मिक्स फ्रूट जैम बना ले, क्योंकि इमली जो है, इमली का जो प्राइस है वो 4-5 रुपया आ सकता है, लेकिन उसका चियाँ हटा दो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी चटनी बना दो तो वो और महंगा हो जाता है। इसका अर्थ है क्या? प्रोसेसिंग। और हम यहाँ पर कमज़ोर हैं, हमारा प्रोसेसिंग केवल 15% है, 40 से 45% आज भी ख़त्म हो जाता है, प्रॉपर स्टोरेज के कारण, प्रॉपर वेयर हाउस नहीं मिल रहा है। तो इन सब को हमें दूर करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट,
हमारी मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई मिनिस्ट्री, एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, चाहते हैं कि भाई यहाँ से टाटा ग्रो हो। एक एमएसएमई जिसका बिल्कुल छोटा सा काम है वो बहुत बड़ा बन के टाटा बने, रिलायंस बने, बिरला बने, इन्फोसिस बने, विप्रो बने, या फिर अलीबाबा, फेसबुक। आज देखिए कोई सोचे कि भाई सबसे अच्छी इंडस्ट्री कौन सी है या सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी निकली, तो कभी किसी ने सोचा कि मैन्युफैक्चरर से बड़ा सप्लाई करने वाला बन सकता है? आज हो गया है। जेफ बेजोस, अमेज़ॉन क्या करते हैं? सिर्फ डिलीवरी करते हैं, उनका कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सिर्फ डिलीवरी करते हैं टाइमली। लोग अमेज़ॉन सोचते हैं कि अमेज़ॉन मैन्युफैक्चर कर रहा है। अलीबाबा क्या करते हैं? ये जो 10 मशीन वाले हैं, ये 10 मशीन वालों का डेटा ले लिया, उनसे सब चीज़ ले लिया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया कि भैया जो भी खरीदो हमारे पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप यहीं से खरीदो। मशीन वाला इस प्लेटफॉर्म से खरीदता है, अलीबाबा को पैसा मिल जाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं कि सर्विस इंडस्ट्रीज़ इस प्रकार से, यानी हर चीज़ से पैसा कमाना। एंटरटेनमेंट, हमारे यहाँ कथक नृत्य होता था, हमारे यहाँ पर नाटक होते थे, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होते थे। उन लोगों ने हर चीज़ के पैसे लेना शुरू कर दी। आजकल कोई मैनेजमेंट के लेक्चर देता है, गीता पर भी बोलते हैं तो पैसा भी लेते हैं। तो आप सोचिए कि एक तरह से पूंजीवादी सोच पूरी तरह से अपनाई गई है ग्लोब ने, और इस कारण भारत थोड़ा पीछे हो गया है। और हम लोग भी यदि कदम से कदम मिला के हमारी संस्कृति का ध्यान में रखते हुए यदि ग्रो करेंगे तो ग्रो होने की संभावना है। नेक्स्ट, अब ये एमएसएमई होता क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ये होता क्या है? माइक्रो इंडस्ट्री जिसका मशीन में जो निवेश है 1 करोड़ रुपए तक होगा तो माइक्रो, और टर्नओवर 5 करोड़ तक। तो 1 करोड़ मशीन में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 5 करोड़ तो माइक्रो। मशीन में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ तो स्मॉल। और मीडियम सेक्टर का जो एंटरप्राइज जो थोड़ा सा बड़ा होता है स्मॉल से, उसका जो इन्वेस्टमेंट मशीन में 50 करोड़ होता है और जो टर्नओवर होता है वो 250 करोड़ होता है। ये 26 जून 2020 को भारत सरकार ने परिभाषित किया। नेक्स्ट, एमएसएमई सेक्टर एक बहुत वाइब्रेंट सेक्टर, आफ्टर एग्रीकल्चर यदि कोई सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है तो एमएसएमई सेक्टर देता है। लगभग 11 करोड़ 75 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। टोटल जो मैन्युफैक्चर होता है उसका 45% एमएसएमई देता है। एक्सपोर्ट में 48% कंट्रीब्यूशन है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर बता रहा हूँ। 6 करोड़ 34 लाख एमएसएमई काम कर रहे हैं, और ये 6 करोड़ 34 लाख में 15% रजिस्टर्ड है, सिर्फ 15%। 85% अनरजिस्टर्ड है। अब आप सोचेंगे साहब ये रजिस्टर्ड क्या होता है और अनरजिस्टर्ड क्या होता है? जो रजिस्टर्ड है इसका अर्थ है कि उसको बैंक से फाइनेंस मिल रहा है, यानी 85% को बैंक से फाइनेंस नहीं मिलता है। वो कहाँ से पैसा लेते हैं? साहूकार से, महाजन से, दोस्त से, रिलेटिव से, अपना संपत्ति बेच के, और इंडस्ट्री चला रहे हैं। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो हमारे जनवरी से दिसंबर के बीच में सारे त्यौहार पे आपको चौराहे पर मिल जाते हैं। कभी रंग बेचते हैं होली पर, कभी गरबा पे ड्रेसेस बेचते हैं, दिवाली पर पटाखे बेचते हैं, क्रिसमस पे सांता क्लॉज की ड्रेसेस बेचते हैं, 31 पे गिफ्ट आइटम्स बेचते हैं। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को फॉर्मेलाइज्ड में लाने के लिए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रयास चल रहा है। और इनका रेवेन्यू कोई कम नहीं होता है, ये किसी भी पढ़े लिखे से 10 गुना तेज होते हैं। कैसे तेज होते हैं और कैसे इनका बिजनेस मॉडल है? आप किसी होटल के बाहर देखना, एक इडली सांभर वाला होगा। वो इडली सांभर वाला 20 रुपये में इडली देता है। 20 रुपये में इडली देता है, इसका अर्थ है कि उसको दाल और चावल उसको बनाने का मेथड, इसके अलावा बर्तन धोने वाला भी कोई पैसे देता होगा। कस्टमर से 20 रुपये लेता है, वो 5 से 7 रुपये अपनी जेब में रखता है, बाकी सारा डिस्ट्रीब्यूट करता है नीचे के लेवल्स पे। और वही आप इडली सांभर अब 5 स्टार या 3 स्टार होटल में खाते हैं
तो उसका प्राइस 150 रुपये से लगा के 350 रुपये हो सकता है। उस 150 से 350 में 75-80 रुपया खर्च होता है एस्टेब्लिशमेंट में। रिमेनिंग पैसा कहाँ जाता है? मालिक के जेब में जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्या? नहीं हुआ। इकोनॉमी बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी, क्योंकि पैसा किसने ले लिया? मालिक ने ले लिया। लेकिन जो एमएसएमई वाला है वो सबको बराबर तरीके से पैसा बंटता है। इसलिए एमएसएमई का महत्व है कि हमें मालूम नहीं है कि लोग किस प्रकार से बिना कोई ज्ञान के, बिना कोई कॉलेज में गए अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। और ये लोग एक वो भी होते हैं कि किसी दूसरे का भी हक नहीं मारते। और इसमें आप जैसे जो पढ़े लिखे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं या नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं, उनको एक काम करना चाहिए कि आपका कोई एमएसएमई वाला यदि आपको दिख रहा है कि ये कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसको बोलो भैया तो रजिस्ट्रेशन कर ले, अपना ट्रेडमार्क ले ले। आप ट्रेडमार्क जो अपने नाम का ब्रांड नेम लेते हो उसमें 6 से 9 हज़ार रुपया खर्चा होता है। हमारा विभाग आपको 10,000 रुपये तक का खर्चा रिइंबर्स करता है। ये केवल तभी होता है जब रजिस्ट्रेशन होता है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है? नेक्स्ट प्लीज। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, 1 रुपया नहीं देना है। लेकिन यदि आपने ध्यान नहीं दिया, आप गए कि त्रिवेदी साहब ने कहा था एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, मैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन टाइप करता हूँ, वो साइट खुल जाती है। जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन करने जाता हूँ वो सामने वाला बोलता है सर आप 1850 रुपये जमा कर दीजिए, सर आप 2000 रुपये जमा करा दीजिए, सर आप 4000 जमा कर दीजिए। जब वो ऐसे मांगे आप उस साइट से बाहर आ जाओ। आप जाओ udyogAadhar.gov.in जो कि सरकारी वेबसाइट है। इसमें अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड ये लेकर बैठ जाओ, अपनी डिटेल्स भरो और आपको रजिस्ट्रेशन आपके पास आ जाएगा। और ये रजिस्ट्रेशन जो होगा जब आपका बिजनेस, जैसे आपने कोई पोटैटो चिप्स बनाना है तो उसकी मशीन आ गई, लेबर ले लिया, साइट ले लिया, प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो प्रोडक्शन शुरू हो गया और पहली बार किसी को 1 किलो बेच दिया, उस दिन जाके अपना रजिस्ट्रेशन लैपटॉप पर अपने कंप्यूटर से भी हो जाएगा, अपने मोबाइल से भी हो जाएगा और अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद ही हमारे सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। नेक्स्ट। अब फूड प्रोसेसिंग मैंने पहले कहा कि हम लोगों का एक बहुत बड़ा सेक्टर है और इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारा खुद ही कंट्री का पॉपुलेशन ही इतना ज़्यादा है कि हमारे सारे प्रोडक्ट कंज्यूम हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग हमारे जो देशी प्रोडक्ट हैं उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग पोटैटो चिप्स जो है 750 रुपये किलो ले रहे हैं, उसमें हवा का पैसा भी देते हैं क्योंकि उसमें फ्लेवर अच्छा रहता है। 150 रुपये से लगा के 750 रुपये तक की पोटैटो चिप्स बिकती है। ठीक है, तो आपको आपके जो प्रोडक्ट है उसमें खुद में वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, गवर्नमेंट सपोर्ट, इसके माध्यम से आप आपकी कॉस्टिंग कम कर सकते हैं। नेक्स्ट। अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी हैं, दालों में हैं, दानों में है, बेकरी और कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट हैं, स्पाइसेस हैं, फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, पोल्ट्री और मीट बेस्ड प्रोडक्ट हैं, फिशरी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, बियर एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं। तो देखा जाए तो पूरा सेक्टर, आपके पूरे जीवन में हर किसी ने इस चीज़ का कंजम्पशन किया होगा। नेक्स्ट। अब जो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पर फॉर्म लेवल पर ही सड़ जाता है, माल बिके नहीं उसके पहले सड़ना शुरू हो जाता है, बार्गेनिंग नहीं हो पाती है। तो यदि उसके लिए वेयर हाउस का अरेंजमेंट कर दिया जाए, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज का अरेंजमेंट कर दिया जाए, एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर्स डेवलप हों कि हमारे किसान को कई चीज़ें जो मालूम नहीं रहती है, तो जो क्वालिफाइड एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स रहते हैं या हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट रहते हैं, वो गाइड करें और उस पर गवर्नमेंट पैसा भी दे कि भाई आप कोई एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर खोलना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उस पर आपको फंडिंग भी प्रोवाइड करेगा, उस पर सब्सिडी भी रहेगी। तो ये सब अरेंजमेंट्स आने वाली स्कीम्स में रहती हैं। नेक्स्ट। गवर्नमेंट के सपोर्ट, देखिए ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। एमएसएमई मिनिस्ट्री भी कर रहा है, नाबार्ड भी कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग भी कर रहा है, एग्रीकल्चर भी कर रहा है और अपीडा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो भी कर रहा है।
ये सब लोग किसी न किसी रूप में सब्सिडीज़ देते हैं। किस किस के लिए देते हैं? स्टोरेज के लिए देते हैं, प्रोडक्शन के लिए देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए देते हैं, प्रिजर्वेशन के लिए देते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए देते हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के लिए देते हैं, लोकल एग्जीबिशन जो है चल रही है इसके लिए देते हैं। तो ये सारे सपोर्ट के माध्यम से आप अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज स्कीम है ना, ये प्रधानमंत्री की इसका पोर्टल है। इसमें जो है, जो अभी वर्तमान में जो खाद्य उत्पाद बनाने वाले उद्यमी हैं, यदि वो अपने उत्पाद में अपग्रेडेशन चाहते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चाहते हैं, यदि वो 28,75,000 का लोन लेते हैं तो 10 लाख रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको मिलेगी। कोई क्लस्टर में, सेल्फ हेल्प ग्रुप में, एनजीओ में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में या ट्रस्ट के रूप में काम करता है, तो जो हर मेंबर है उसको 40,000 रुपीज़ टूल्स खरीदने के लिए, इसके अलावा वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए मिलेगा। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, आज देखिए ग्रुप का काम आ गया है। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स ग्रुप में काम कर रही है कि आप जो है ग्रुप में रहेंगे तो बहुत सारी इसमें आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी। नेक्स्ट, 35% सब्सिडी, मैक्सिमम 10 लाख रुपए की इसमें सब्सिडी है। इसमें 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, ट्रेनिंग देंगे आपको आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर। एक है नेफ्टेम और एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, IIFPT, तंजावुर, तमिलनाडु में। तो ये 2 जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने फिक्स किए हैं। तो आप उनको, वो लोग वहाँ के साइंटिस्ट और एजुकेशनिस्ट आके कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेंगे। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में ये स्कीम है कि जब आप लोन लेंगे कोई से भी अपने बिजनेस के लिए, तो भारत सरकार जो है 1 लाख करोड़ रुपए का फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जो कि 13 मई 2020 को माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की थी। इसमें जो है आप जब लोन लेंगे तो जो भी ब्याज रहेगा बैंक का, उस पर 3% की छूट मिलेगी। यदि बैंक का इंटरेस्ट 8% है तो वो 5% पे आपको मिल जाएगा। ये AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है और इसमें नाबार्ड जो है आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेगा इंटरेस्ट में। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने किसी भी जगह से लोन लिया है, कई बार आपने सुना होगा कि सर आपने राज्य सरकार से लोन लिया तो भारत सरकार से आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, आपने उस जगह से लोन लिया तो आपको यहाँ से सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसमें आपने लोन कहीं से भी लिया हो और कहीं से और सब्सिडी भी प्राप्त कर रहे हो तो भी ये सब्सिडी जो इंटरेस्ट वाली वो मिल जाएगी। मतलब अभी एक अगली स्कीम बताऊंगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें क्या है कि आप जो साइलोस और कोल्ड स्टोरेज बनाओगे तो उसके लिए जो भी आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है 75 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की, तो वो सब्सिडी अलग लीजिए और ये 3% की छूट वाली सब्सिडी अलग लीजिए। तो ये दोनों सिचुएशन के लिए आपको दोनों चीज एलिजिबल है। और ये एलिजिबल प्रोजेक्ट से बहुत ही आपके जो बिल्कुल रूरल बेस्ड इकोनॉमी बन सके, कि इसमें वेयर हाउस है, साइलोस हैं, पैक हाउस है, एस्टिमेशन यूनिट है, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग यूनिट है, कोल्ड चेन है, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, राइपनिंग चैम्बर्स हैं, जो फ्रूट को हमें राइप करते हैं तो चैम्बर्स हैं। तो ये सब एलिजिबल प्रोजेक्ट उस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है। इसमें भी इंडिविजुअल एंटरप्रेनर, ग्रुप के एंटरप्रेनर, SHG, प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, FPOs, ये सब एलिजिबल हैं। नेक्स्ट, इसमें जो सब्सिडी है मैंने बताया ना 75 लाख और 1 करोड़ का है और नाबार्ड के द्वारा दी जाती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती है। और ये उसकी कैपेसिटीज़ भी है कि आप मल्टीपल चैम्बर बना रहे हो कि सिंगल चैम्बर बना रहे हो, और कोल्ड स्टोरेज टाइप 1 बना रहे हो कि कोल्ड स्टोरेज टाइप 2 बना रहे हो, इन सब में आपको फंडिंग अवेलेबल है, साथ में इंटरेस्ट सबवेंशन भी अवेलेबल है। नेक्स्ट, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसमें भी आप जो पशु है उसका जो फीड प्लांट है
वो यदि आप बनाएंगे तो भी सब्सिडी अवेलेबल है, या फिर आप प्राइमरी उसकी जो प्रोसेसिंग करेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी प्रोसेसिंग करेंगे तो उसके ऊपर भी आपको सब्सिडीज अवेलेबल है। नेक्स्ट, इसमें भी वही है, इंटरेस्ट सबवेंशन 3% का है कि जो भी लोन है उस पर 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन आपको मिलेगा। और इसमें फर्स्ट जो 2 ईयर्स है उसका मोरेटोरियम है, इंटरेस्ट पेमेंट करना है, और 8 साल में लोन चुकाना रहेगा, तो प्रिंसिपल आपको 2nd ईयर के बाद देना पड़ता है। नेक्स्ट, कोल्ड स्टोरेज और रीफर वेन्स, जो वैसी चिलिंग वेन रहती है जिसमें लो टेम्परेचर पे भी मूवमेंट हो सकता है मटेरियल का, वो खरीदने का भी गवर्नमेंट फंडिंग करता है। नेक्स्ट, इसको आगे बढ़ा दीजिए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, अभी तक आपने ये तो ट्रेडिशनल सुना, इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ है जिनका ऑलरेडी प्रोडक्शन है, मान लो वो 100 टन बना रहे हैं पर मंथ, यदि उनका 20% से बढ़ गया है प्रोडक्शन, वैल्यू एडिशन हो गया है, तो 5 से 6% का इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे 10 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत, उसमें फूड प्रोसेसिंग को भी एक सेक्टर सिलेक्ट किया है। तो ये एक अच्छा इंसेंटिव हमारे नेक्स्ट 5 ईयर्स में सभी मैन्युफैक्चरर्स को मिलेगा। नेक्स्ट, अपीडा जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करता है। आप में से यदि अपीडा के प्रोग्राम्स, और मैं चाहता हूँ यदि आप एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, डोमेस्टिक नहीं, यदि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट RCMC अपीडा का जो होता है वो ज़रूर लीजिए। इसके बेसिस पे आपको बायर सेलर मीट, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस और डोमेस्टिक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। साथ में आप आपके यहाँ की लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करते हैं तो जो भी खर्च होता है उसका 40% आपको वो वापस करते हैं। रेफर वेन खरीदने पे भी 40% वापस करते हैं। तो एक तरह से ये आपको पूरी तरह से, और इनके पास खुद के पास हर प्रोडक्ट की अच्छे से डिटेल में स्टडी है कि आपका प्रोडक्ट मेक्सिको में जाता है कि ब्राज़ील में जाता है कि कनाडा में जाता है कि न्यूजीलैंड में जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में जाता है, किस जगह पे जाता है, हर प्रोडक्ट के बारे में उसका इन्फॉर्मेशन है। तो आप ये अपीडा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें आप रजिस्टर्ड करें। नेक्स्ट, ये कुछ मैंने एक सैंपल थोड़ा सा स्टडी करके बनाया है कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। यदि हम मैंगो पल्प ले तो ये सऊदी अरब में जाता है, यमन में जाता है, नीदरलैंड, UAE और कुवैत में जाता है। ड्राइड और प्रोसेस वेजिटेबल्स, प्रिजर्व वेजिटेबल लेंगे तो जर्मनी, UK, USA, रशिया, बेल्जियम में जाता है। दूसरे जो प्रोसेस फ्रूट और वेजिटेबल्स है वो USA, सऊदी अरब, UK, नीदरलैंड, यूनाइटेड अरब अमेरिक्स में जाता है। ग्वार गम जो है USA, चाइना, यानी आप देखो ओवरऑल USA, UK, चाइना, नीदरलैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, UAE और हमारे नेबरिंग कंट्रीज़, उनमें भी काफ़ी अच्छे हमारे प्रोड्यूस एक्सपोर्ट होते हैं। आज हमारा जो एक्सपोर्ट बढ़ा है राइस में और व्हीट में, वो अभी इस कोविड में भी ज़्यादा रहा है। मतलब हम लोगों ने अपने एक्सपेक्टेड टारगेट से भी ज़्यादा किया है। आज से 2 साल 5 साल पहले हम लोग जो दाल है वो 264 लाख टन इंपोर्ट करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इनिशिएशन कर करके आज हम सिर्फ 2 लाख मीट्रिक टन इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फ्यूचर में हमारा नेक्स्ट टारगेट एडिबल ऑयल होना चाहिए। हम हमारा एडिबल ऑयल का 70% इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एडिबल ऑयल भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर होना चाहिए ताकि हम लोग जो हैं हमारी निर्भरता फॉरेन पे कम रहे। नेक्स्ट, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस हैं, ये जो मैंने आपको बताए थे, लेबोरेटरी के, क्वालिटी के, सर्टिफिकेशंस के। क्या होता है जब आप एक्सपोर्ट करने जाते हो तो आपके पास इंडिया के सारे मार्क हैं कि साहब मेरे पास फसाई है, फास्टेक है, हमारे पास ISO भी ले लिया हमने, पर US FDA या BRC, ब्रिटिश रिटेल कंसोर्शियम, यदि ब्रिटेन को करना है तो ये सर्टिफिकेशंस में पैसा जो है 4 से 5 लाख रुपया लगता है। तो स्टेट गवर्नमेंट भी देता है रीइंबर्समेंट और या अपीडा भी देता है, ताकि आप अपने आप को स्ट्रेंथन कर लो, अपने प्रोडक्ट्स को, स्पेसिफिकेशंस को स्ट्रेंथन कर लो। इन स्पेसिफिकेशंस में क्या होता है, विजिट होता है, क्वालिटी सर्टिफिकेशंस होते हैं, आपके पूरे प्रोसेस को मॉनिटर किया जाता है। तो ये सब आपका वैल्यू एडिशन बढ़ाता है।
सिर्फ मेरे पास गेहूं है मैं एक्सपोर्ट कर दूं ना, वो सर्टिफिकेशन मांगते हैं कि आपके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस कौन से हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अब एमएसएमई क्या करता है? एक तो ये जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ समझो ये इंडस्ट्रियल मोटिवेशन कैंपेन है, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि टू सेटअप इंडस्ट्री। 1 दिन का भी होता है, 5 दिन का, जैसे हमने एक्सपोर्ट मैनेजमेंट का किया था 5 दिन का, और ये 6 घंटे की डेली क्लास चली थी। इसमें पुरुष उम्मीदवार से 200 रुपये फीस थी पूरे 5 दिन की, और महिला के लिए फ्री था। तो ये प्रकार के कोर्स के आप करके अपना कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। फिर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता है, जिसमें कैसे इंडस्ट्री स्टार्ट करें, कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, कैसे बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, लाइसेंसिंग कैसे करें। तो ये 10 दिन का कोर्स होता है, और इसमें जो फीस है 100 रुपये ली जाती है पुरुष से, और महिलाओं के लिए फ्री होता है। फिर एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 30 डेज का होता है। इसमें 5 दिन जो है मैनेजरियल ट्रेनिंग और 25 दिन टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। जैसे किसी को अगरबत्ती धूपबत्ती बनाने का सोचा जा सकता है, टमाटो केचप, टमाटो सॉस, केक, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने का ट्रेनिंग दिया जा सकता है, फैशन गारमेंट्स के ऊपर दिया जा सकता है। तो ये स्किल, पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। नेक्स्ट, क्रेडिट और फाइनेंशियल असिस्टेंस। आप बोलेंगे सर मैंने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया है, अब आप बताओ मेरे को क्या करना है। आपको लोन के लिए यदि अप्लाई करना है तो एक PMEGP पोर्टल है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोर्टल। इसमें 25 लाख का लोन है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और 10 लाख का लोन है सर्विस सेक्टर के लिए। इसमें जो सब्सिडी है वो 15% सब्सिडी पुरुष को है, सामान्य वर्ग के पुरुष को 15% शहर में, और यदि वो गांव में डालेगा तो 25% है सामान्य वर्ग का पुरुष। और सामान्य वर्ग की महिला या SC ST OBC माइनॉरिटी PH एक्स सर्विसमैन, ये यदि शहर में डालेंगे तो 25% सब्सिडी, और गांव में डालेंगे तो 35% की सब्सिडी। 7 साल में लोन का रीपेमेंट होता है, ऑनलाइन लोन का अप्लाई करना पड़ता है, मार्जिन मनी अपनी तरफ से 10 से 15% मिलानी पड़ती है। तो ये PMEGP स्कीम है, जिसके माध्यम से आप ये एकमात्र आज की तारीख में सेल्फ एम्प्लॉयड यूथ के लिए ये स्कीम है। इसमें 18 साल मिनिमम एज है, अपर एज के बारे में साइलेंट है, पर नॉर्मली 50 ईयर्स तक, 52 तक भी ये लोन सेंक्शंस होते हैं। फिर आपका यदि कोई उद्योग चल रहा है, वर्तमान में आपने कोई लोन ले रखा है, तो जो भी लोन पे जो इंटरेस्ट आप दे रहे हो तो उस पर 2% की छूट आप भारत सरकार आपको देगा। आपको बैंक को बोलना पड़ेगा कि साहब ये 2% इंटरेस्ट का छूट हमें दीजिए। तो वो आपको 2 नवंबर 18 के बाद के जितने भी लोन हुए हैं उसमें आपको ये 2% की छूट मिलेगी। तो ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ MSME की है। नेक्स्ट, ये क्लस्टर डेवलपमेंट का जो मैंने आपको बताया था कि जैसे आप लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, किसी के यहाँ मिर्ची ज़्यादा होती है, मिर्ची के उत्पादक है, कहीं कॉटन के उत्पादक हैं, कहीं मिल्क, स्वीट्स, नमकीन, ठीक है, कोई लेदर प्रोडक्ट्स हैं, कोई फर्नीचर बना रहे हैं। तो ऐसे 20 लोग यदि मिनिमम मिल जाते हैं, और यदि माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं या महिलाओं के द्वारा संचालित हैं, तो 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसकी 90% ग्रांट, ये लोन नहीं है, ग्रांट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। तो 20 करोड़ में 18 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा, 2 करोड़ आपको खुद को मिलाना पड़ेगा। राज्य शासन मुफ्त में ज़मीन देगा या लैंड देगा, और उसके बाद ही ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, जो कि एक ग्रुप में एक जैसे प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। कोई बोल रहा है कि साहब मैं जिंजर प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, कोई बोलेगा साहब मैं ऑनियन बनाना चाहता हूँ, कोई टमाटो बेस्ड प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। तो ये क्लस्टर के रूप में आप काम करके कर सकते हो। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट का जो आपको बेनिफिट है, यदि आप मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हो, आपने बैंक से लोन लेना पड़ता है, ठीक है, तो जो भी लोन लिया है उस पर 5% की छूट है। यदि बैंक का लोन 8-10% है तो 5% आपको लोन मिल जाएगा, और उस पर आप 150 डेज का साइकिल होता है वो, क्योंकि बाहर माल भेजने में 30 से 50 दिन लग जाते हैं, फिर उसका पेमेंट आने में 30 दिन लग जाते हैं। तो 150 दिन में साइकिल पूरा हो जाता है। तब तक आपको जो है फर्स्ट 90 डेज तक का ये इंटरेस्ट सबवेंशन भारत सरकार की तरफ से मिलता है। आप कहेंगे कि साहब हम मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, हम ट्रेडर एक्सपोर्टर हैं, जो कि किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ कनेक्टेड में है, तो आपको 3% की इंटरेस्ट सबवेंशन है। तो ये भी आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट,
फिर आप यदि डोमेस्टिक एमएसई, ये सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। यदि एमएसई एंटरप्रेन्योर दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास मेट्रो सिटी में पार्टिसिपेशन करते हैं इस प्रकार की एग्जीबिशन में, वो एग्जीबिशन अप्रूव होती है, तो वो जो जाते हैं, आते हैं, स्टॉल चार्ज देते हैं और अपनी पब्लिसिटी करते हैं कि भैया मैं यहाँ एग्जीबिशन लगा रहा हूँ, आप लोग आइए। उसमें 1.5 लाख रुपए का फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा दिया जाता है। यदि ये इसी एग्जीबिशन हमारे इंदौर जैसे शहर में लगती है तो 1 लाख रुपए का है, और यदि सतना में, उज्जैन में, दतिया में, मुरैना में ऐसी जगह एग्जीबिशन लगती है तो 80,000 रुपया पर एमएसई एंटरप्रेन्योर को सब्सिडी है। और इसमें भी जो सब्सिडी है वो महिलाओं को 100% है और पुरुष को जो है 80% है। यदि आपका पुरुष का 1 लाख का खर्चा होता है तो 80,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। महिला का 1 लाख खर्चा होता है तो महिला को पूरा 1 लाख मिलता है। ये है। नेक्स्ट, अब क्या है कि भारत सरकार खुद भी एक बहुत बड़ा खरीदार है। तो भारत सरकार के केंद्रीय सरकार के उपक्रम और विभागों में जैसे BHEL, NTPC, गेल, व्हीकल फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, डिफेंस, सेंट्रल स्कूल, नवोदय विद्यालय, इन सब में जितना भी प्रोडक्ट यूज़ होता है, खरीदा जाता है, उसका 25% माइक्रो और स्मॉल यानी सूक्ष्म और लघु, मतलब जिसका मशीन में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के नीचे हो, टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे हो, या 10 करोड़ के नीचे मशीन में हो, या 50 करोड़ के नीचे टर्नओवर हो, उनसे ही लेना है। मैं आवश्यक रूप से 2012 में पॉलिसी आई थी, 2015 में आवश्यक मैंडेटरी हो गई है, और अभी तक 25 से 30% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट अचीव किया है। मतलब क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो इसमें हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज जो है पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें क्या होता है, जब टेंडर निकलता है तो टेंडर फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। धरोहर राशि जो भरनी पड़ती है वो भरने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन जो मैंने बताया था पहले, MSEs रजिस्ट्रेशन हो, तो आपको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़े एडवांटेज है, आप इस एडवांटेज का फ़ायदा लीजिए। और MSEs को ऑर्डर और एक 356 प्रोडक्ट की लिस्ट है जिसको कोई भी बड़ा व्यापारी मैन्युफैक्चरर नहीं बना सकता, वो भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप, अच्छा मेरे पास कई लोग आते हैं, सर वो लिस्ट दे दीजिए। भाई देखो, आज हम इस गूगल के एज में रह रहे हैं। आप गूगल पर डालेंगे कि 25% पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, 358 रिजर्व्ड आइटम्स, तो आपको लिस्ट भी आ जाएगी, पॉलिसी भी आ जाएगी, नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगे। क्योंकि शुरुआत में दिक्कतें बहुत होती हैं, पर उसके लिए आप भारत सरकार के नोटिफिकेशंस लगाइए तो निश्चित रूप से आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। नेक्स्ट, फिर मैं एक बिजनेस इंक्यूबेशन स्कीम है। ये बिजनेस इंक्यूबेशन स्कीम में ये होता है कि जैसे आज आप लोग के माइंड में है कि साहब हम एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसमें AC में हम एक कंपोनेंट लगा देंगे जिससे AC का इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम हो जाएगा, यानी इनोवेशन टाइप का। वो इनोवेशन आइडिया आपका यदि अप्रूव होता है तो भारत सरकार की ओर से आपको 15 लाख रुपए का ग्रांट मिलेगा उस आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये लोकल इनोवेशन को, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा या मालूम होगा कि नहीं, आई डोंट नो, भारत इनोवेशन इंडेक्स में 48वें नंबर पे है। आज से हम 5 साल पहले 84 नंबर पे थे। हम हमारे बच्चों को कहते हैं कि ये स्किलेबल नहीं है, ये एम्प्लॉयबल नहीं है, मतलब ये नौकरी के योग्य नहीं है, ये दक्ष नहीं है। लेकिन हमारा बच्चा जब विदेश में जाता है तो जो इंटरनेशनल पेटेंट होते हैं, इंटरनेशनल विदेश पेटेंट, वो सबसे ज़्यादा जो उसमें कंट्रीब्यूशन है वो इंडियन ब्रेन का है। लगभग 66% जो इन्वेंशन हुए हैं उस इन्वेंशन में 66% कंट्रीब्यूशन इंडियन ब्रेन का है। तो इसका अर्थ है कि हमें यहाँ पर उनको माहौल देने की आवश्यकता है ताकि वो इनोवेशन की ओर जाए। क्योंकि 17 साल का लड़का 27 साल की एज में आते हुए लाखों करोड़ का एम्पायर का मालिक बन सकता है। मार्क जुकरबर्ग, उसने क्या किया था कि मेरे को मेरे दोस्तों से बात करना है तो मैं कैसे बात करूँ, तो उसने एक प्लेटफॉर्म बनाने की सोची कि भैया इस प्लेटफॉर्म पे आके हम आपस में इंटरेक्ट हो सकते हैं, और फेसबुक की रचना हो गई। और आज फेसबुक कितना लोग यूज़ कर रहे हैं।
तो ये जो है, हमें जब पैसा कमाना है तब ये नहीं सोचना है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग में ही जाना है कि इसमें ही जाना है। हम हमारी हर एक्टिविटी से अमाउंट और पैसा कमा सकते हैं, हम हमारे नॉलेज से कमा सकते हैं। जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात की है, यदि आपने कोई प्रोडक्ट का नाम लिखा है और नाम को रजिस्टर्ड कर लिया है कि साहब ये नाम मैंने अपना रजिस्टर्ड कर लिया है, अब कल से मान लो उस नाम के ऊपर कोई फिल्म बनाने आता है, तो आप क्या बोलोगे कि भैया ये नाम मेरा है, गवर्नमेंट के अनुसार चूंकि मैंने इसका ट्रेडमार्क कराया है तो कोई दूसरा मेरी लिखित अनुमति के बिना यूज़ नहीं कर सकता। कोई राजपाल यादव जैसा हीरो आ गया तो आप बोलोगे भैया 5 लाख रुपए दे दो और ये नाम ले जाओ। सलमान खान आया तो आप क्या बोलोगे कि भैया 5 करोड़ रुपए चाहिए, 2 करोड़ तो दे के ही जाओ। वो नाम का बड़ा नाम है। कोई बोलते हैं नाम का महत्व नहीं, नाम का बहुत बड़ा महत्व है। आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि हम लोग तो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, लेकिन जो करोड़पति वो जरूर ध्यान रखते हैं। खिलाड़ी कुमार जानते हो कौन है? खिलाड़ी कुमार कौन है? अक्षय कुमार, वेरी गुड। ये इसने अक्षय कुमार ने अपना नाम खिलाड़ी कुमार ट्रेडमार्क करवा रखा है। कोई खिलाड़ी कुमार नहीं लिख सकता, यदि लिखेगा तो अक्षय कुमार को रॉयल्टी देनी पड़ेगी। शाहरुख खान ने SRK नाम का ट्रेडमार्क ले रखा है कि साहब किसी ने एक्टिंग इंस्टीट्यूट, SRK ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, SRK एक्टिंग इंस्टीट्यूट, SRK डांस एकेडमी यदि ओपन किया है तो वो नहीं कर सकता विदाउट रिटन कंसेंट ऑफ शाहरुख खान। सचिन रमेश तेंदुलकर, इसने SRT नाम कर रखा है। तो ये बड़े बड़े लोग तो ये नाम इनके खुद के द्वारा तो दिए नहीं है, इनके पिताजी के द्वारा दिए, पर इन्होंने क्या अप्लाई किया है? भारत सरकार के नियम कि मैं मेरा जो दिमाग से सोचूंगा, जिसके ऊपर मेरा अधिकार है, यदि मैं अच्छा सा लिख सकता हूँ तो मैं स्क्रिप्ट राइटिंग को कॉपीराइट करवाऊँ, यदि मैं अच्छा नाटक लिख सकता हूँ तो नाटक का कॉपीराइट कराऊँ, मैं अच्छी पोएम लिख सकता हूँ तो मैं पोएम का कॉपीराइट कराऊँ। जब ये कॉपीराइट हो जाता है तो कोई दूसरा उसकी कॉपी नहीं कर सकता है। जो लाइन रहती है उसके भी कॉपीराइट हो सकता है। तो ये कॉपीराइट, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कभी सोचा नहीं। हमारे ऋषि मुनि क्या सोचते थे कि ये जो ज्ञान आ रहा है ये वहाँ से आ रहा है, ये हमारे बाप का नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने सबको दिया है। लेकिन लोगों ने क्या करा है कि वो जो ज्ञान है उसको डॉक्यूमेंटेशन करके पेटेंट ऑफिस, आज हम ग्लोब में बदल चुके हैं। एक्सपोर्ट मतलब इंडिया के गवर्नमेंट के पास नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास है, WTO के पास। IPR इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं है, वाइपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के पास है। तो ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे ग्लोब को कंट्रोल कर रही है और सारे नियम वहीं से हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि हम भले से कितना भी चिल्ला लें, आप सब जानते होंगे नीम, हल्दी और बासमती के लिए हमें कितने संघर्ष और पापड़ बेलने पड़े थे कि ये हमारे ही है, नहीं तो लोगों ने तो पेटेंट करवा लिया था। तो ये जो चीज़ें हैं कि हमें थोड़ा सा हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है और अपना एंगल चेंज करना पड़ेगा, सोचने का थिंकिंग बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट इसको आगे बढ़ा दीजिए, मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है स्कीम्स को। नेक्स्ट ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन में 15% जो रजिस्टर्ड हैं, 15% में भी मैं पिछले 3 साल में लगभग 42 लोगों को फॉरेन भेजा हूँ। और ये वो कौन लोग हैं जिनका मशीन में इन्वेस्टमेंट, 80% ऐसे हैं जिनका मशीन में इन्वेस्टमेंट 5 लाख या 10 लाख से कम है, और उनमें भी 70 to 80% महिलाएं हैं। ये सब लोग कभी कहीं ना, कोई नाइजीरिया गया है, कोई साउथ अफ्रीका गया है, कोई मलेशिया गया है, कोई इटली मिलान में गया है, कोई USA में गया है, कोई चाइना में गया है। हमारी इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम, उसमें मिनिमम 10 लोगों का डेलीगेशन। आप जैसे कन्फेक्शनरी वाले हैं, बोले कि साहब बेल्जियम में या फ्रांस में अच्छी एग्जीबिशन लगती है, हमें वहाँ जाना है, आप अप्लाई कीजिए 10 लोगों के माध्यम से। यदि अप्रूवल होता है तो 2.5 लाख रुपए आपको आने जाने का स्टॉल का मिलता है। तो ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम, ताकि आप फॉरेन में जाके ऑर्डर्स लाएं। अब हमारे भारतीय क्या करते हैं कि वहाँ गए और अपना सामान बेच के आ गए कि साहब मैंने 5 दिन में 2 लाख रुपए कमा लिए। ये इच्छा गवर्नमेंट की नहीं है। गवर्नमेंट की इच्छा है कि आप वहाँ जाके मार्केटिंग स्टडी करो, वहाँ जाके एक ट्रांसलेटर हायर करो, 1500 से 2000 रुपये में मिल जाता है।
उसके माध्यम से वहाँ का मार्केट देखो और ऑर्डर्स लाओ, और ऑर्डर्स लाओ तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी तो इंडिया की वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी। ये इसके पीछे मंशा है। फिर इस स्कीम में पहले ऐसा होता था, आप में से बोलता था सर, कोई एक व्यक्ति भी आता था हमारे पास कि साहब मुझे फ्रांस में जाना है, ये एग्जीबिशन है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन है, हमने रिकमेंड किया, तो क्या हुआ, लोगों ने ऐसा मिसयूज़ किया कि विदेश में जाके स्टॉल किसी को दूसरों को बेची आए, या फिर जो है अपने साथ किसी को साथ में ले गए, उसको पेरू में, साउथ अमेरिका में छोड़ के आ गए, उससे 10 लाख रुपए ले लिया, क्योंकि भारत सरकार का वीज़ा सब मिलता है आपको, तो आपको कोई पूछता नहीं है। नहीं तो USA, UK, UAE, यूरोप, इनमें वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल काम है। तो इसके कारण गवर्नमेंट ने अब एसोसिएशन के माध्यम से बोल दिया है कि मिनिमम 10 लोगों का डेलीगेशन हो, उनका क्वालिटी भी हो, कुछ 66% मार्क्स भी होना चाहिए, वो हो जाते हैं पूरे, तो अब 10 लोगों का डेलीगेशन ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ये हमारी स्कीम है। नेक्स्ट, इसको आगे बढ़ा दीजिए। तो मेरे हिसाब से कहने को और बताने को बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको एक तो कंसोलिडेटेड रहना पड़ेगा, नॉलेज लेने के लिए ऐसी धूप में और गर्मी में बैठना पड़ेगा। उसके बाद जो मैंने पढ़ाया, ये मैंने सिर्फ आपको एक हल्का सा इंजेक्शन लगाया है। अभी तो आपको बहुत बड़े बड़े काम करना है, एक प्लानिंग आपको करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसा बनाना है, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन में, एग्जीक्यूशन में देखो प्रॉब्लम आती है। मैंने तो बहुत कुछ बातें कही हैं, लेकिन जब आप गाड़ी रास्ते में चलते हैं तो स्पीड ब्रेकर्स तो आते हैं, हम स्पीड ब्रेकर पर रुक नहीं जाते हैं, हम स्पीड ब्रेकर को थोड़ा सा रुक के क्रॉस करते हैं कि भैया हमको चोट ना लगे। तो ये हर्डल्स और आएंगे, और एंटरप्रेन्योर के जर्नी में कोई नई बात नहीं है, ये आएंगे। और जैसे हमारे जो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके माध्यम से, जो ये राइस हस्क है, व्हीट हस्क है, ये जितने एग्री वेस्ट है, इससे आजकल कप प्लेट्स भी बनने लग गए हैं। तो ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्यूचर में डेफिनेटली बंद होगा, और उस केस में हमारे ये जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं इनका अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी रहेगा। तो आप इन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी ध्यान दीजिए। और आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना और इतनी गर्मी में, तो थैंक यू वेरी मच। और ऑर्गेनाइज़र ने मुझे बुलाया, इसके लिए धन्यवाद।